मुलाकात विद माणिक के इस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे दोस्त हैं जिनसे हम आप सभी के लिए बातचीत करेंगे। अभिनव हैं, ये मूल रूप से झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं और वर्तमान में प्रतापगढ़ राजस्थान के आदिवासी इलाके में हिंदी लेक्चरर के रूप में स्कूल एजुकेशन में काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि अभिनव बहुत पढ़ाकू है, लगातार भांत भांत का पढ़ते रहते हैं और एक अलग तरह के अध्यापक के रूप में अपनी पहचान बना पाए हैं। सबसे पहले अभिनव, आपको बहुत सारा नमस्कार और इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। अभिनव, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप किस तरह के बचपन से निकले हैं, किन परेशानियों से निकले हैं और आपने यहाँ तक का जो सफ़र तय किया उसमें आज आप जो है अपने उस गांव गुआड़ के बचपन को कैसे याद करते हैं? सर, आज से 37 साल पहले मेरा जन्म गांव की ढाणी में हुआ था। वहीं दादाजी पहले जाके बस गए थे। उसके बाद 10वीं तक की जो स्कूलिंग थी वो मेरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई। 10वीं 1997 में मैंने 10वीं की एग्ज़ाम देने के बाद लगातार 1 महीने तक मजदूरी की। उस समय तक पापा जी को गठियाबाई नाम का एक रोग था जिसमें हर एक जोड़ में दर्द शुरू होता है। तो पापा जी काम करने के काबिल नहीं थे। उस दौरान बहुत बचपने में याद नहीं कि कब अपन ने कुएं से और वो जो कनस्तरिया जिसको डोल कहते हैं हमारे क्षेत्र में, वो डोल पकड़ने शुरू कर दिए। मम्मी अकेली खींचती और मैं उसको पकड़ के उसकी पाल पे जगत पे रखता। मम्मी वापस आके उसको मटके में भरती। वहाँ से वो एक सिलसिला ये मुझे याद नहीं कि मैंने कब शुरू किया था। 1997 में 10वीं की एग्ज़ाम देने के बाद हमारे गाँव में ही एक थे हमारे ताऊ जी, उन्होंने कोई मकान का काम चला रखा था। वहाँ 1 महीने लगातार मजदूरी की। पहली बार मजदूरी और एक मुश्त 1500 रुपये लेके पापा जी को झुंझुनू भेजा। दोनों भाइयों की स्कूल ड्रेस, फीस और उस टाइम ये किताब कॉपियाँ सब कुछ अपने पैसों से खरीदनी पड़ती थी, तो सारा वहाँ से लेके उसके बाद तो ये सिलसिला चल पड़ा कि हर छुट्टियाँ सर्दी की, गर्मी की और दीपावली की वो मजदूरी में बीती। कहीं किसी का कुआं है वो साझेदारी में बोना है, किसी के खेत में काम करना है या खेजड़ियाँ छांगनी है। गर्मी की छुट्टियों में जो ईंटें जिनको भट्टा या कजावा बोलते हैं अलग अलग क्षेत्र में, तो वो ईंट या भट्टों के कजावे आदि वो चढ़ाने, वो काम लगातार चलता रहा। इस दरमियान साथ ये रहा एक अच्छी बात ये रही कि मैं कॉलेज तक की जो एजुकेशन थी वो मैंने लगातार पूरी की। 2002 में कॉलेज एजुकेशन के लास्ट ईयर के एग्ज़ाम देने के बाद अलवर भिवाड़ी गया। वहाँ 2-4 महीने काम किया। वहाँ से फिर दिल्ली चला गया। कोई मदर डेयरी सफल की दुकानें होती हैं सब्जी वाली, वो 4 बजे उठना 11 बजे सोना लगा। वो वहाँ की दिनचर्या बड़ी जटिल, कठिन और एक पकाऊ थी, लेकिन मजबूरी भी ज़्यादा थी, काम करना पड़ा। और वहीं से एक जान पहचान के मार्फत मैं नासिक चला गया। इसी दरमियान शादी भी हो गई। नासिक से वापस आने के बाद बीएड मेरा हुआ नहीं था उस टाइम तक। और पापा जी ने पूछा किसी से, हमारे विद्याधर भैया हैं, उनसे कि यार उसको अभिनव को बीएड करवा दें। तो भैया ने यही कहा कि भाई बीएड तो हमने की हुई है, क्या उखाड़ लिया। और बात उनकी सही भी थी। लेकिन 2005 वाली जो 4 वाली शिक्षक भर्ती थी उसके बाद थोड़ा सा मानस बदला। 2007 में फर्स्ट टाइम एक इंटरव्यू उसका एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसी दरमियान सिलेक्शन हो गया पीटीटी में। और बेटी का जन्म भी मेरा पीटीटी का सिलेक्शन और बेटी अक्षता का जन्म दोनों एक ही डेट को था, 1 सितंबर को। उसके बाद तो लगातार ये सिलसिला चल पड़ा। कुछ 4-5 प्राइवेट स्कूल भी बदले। अंततः 2012 में इसमें 3rd ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हुआ। इससे पहले 2012 फरवरी या मार्च का समय था, 2nd ग्रेड का पेपर दिया। मनोज जी मिश्रा सर के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी तैयारी थी। नहीं हुआ उस टाइम। होली बड़ी ख़राब रही। लेकिन कुछ ही दिनों बाद और ये 3rd ग्रेड की वैकेंसी आ गई। 2 महीने लगातार तैयारी की, एक टाइम खाना खाया। लगातार 2 महीने मैंने एक टाइम खाना खाया। 2 अप्रैल को मैं सीकर शिफ्ट हुआ था, मुझे डेट याद है। 2 जून की मेरी एग्ज़ाम थी। फिर एग्ज़ाम देने के बाद एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया। अगस्त में उसका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट में लगा कि भाई हाँ 21वीं रैंक से चूरू ज़िले में सिलेक्शन हो गया।
तो एक कई बार मतलब 5-7 मिनट तक मुझे यकीन नहीं हुआ। अभिषेक ने फ़ोन करके बताया कि भैया आपका सिलेक्शन हो गया, 21वीं रैंक है। वहाँ सेलेक्ट और नॉन सेलेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन 93 पोस्ट थी, मैंने उसको बता रखा था कि 93 पोस्ट हैं और मेरी 21वीं रैंक थी। तो उसने भी मान लिया कि भाई हाँ भैया का सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसने सीधे सीधे कहा भैया बधाई हो, आपको सिलेक्शन हो गया। तो यकीन नहीं हुआ कि यार अपना सिलेक्शन हो गया। कुछ हाव भाव शायद व्यक्त करने का भी वो नहीं रहा। फिर मैं बाहर कुंड पे जाके लेट गया। 5-7 मिनट बाद फिर पापा जी हम मिले, पापा जी को बताया कि पापा जी 21वीं रैंक बता रहे हैं। तो फिर ठीक रहा। उसके बाद ये लेक्चरर वाला जो था, इसकी तैयारी भी मैं उसी नौकरी में रहते हुए की थी, बगैर कोई छुट्टी लिए। स्कूल में पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं होता था, लेकिन रात को ज़्यादा पढ़ना होता था। अच्छा, तमाम मुश्किलों के बीच क्या आपको लगता है कि जो ग्रामीण परिवेश का युवा है वो जब ज़्यादा मुश्किलों में होता है और अगर थोड़ा सा वो साहस रखे, हिम्मत रखे, एक मार्गदर्शन किसी का मिल जाए तो वो कुछ कर सकता है? आपकी जो ज़िंदगी की जो अब तक की जो फलसफा आपने पूरा सुनाया है उससे यही लगता है। और अभी आप जब आदिवासी इलाके के बच्चों को देखते हैं तो क्या आप अपने आप की ज़िंदगी का कोई दृश्य यहाँ आदिवासी इलाके में भी बच्चों को, विद्यार्थियों को देखते हुए पाते हैं? तो आप अपने अध्यापन में किन बातों का ख्याल रखते हैं कि ये बच्चे भी कुछ करें जीवन में? हाँ, कई दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कचोटिया के जो बच्चे हैं, मैं उनके घर जाता हूँ, गाँव में घूमता हूँ। लास्ट ईयर कम था, इस बार खूब मैंने गांव में बच्चों के घर में गया हूँ, संपर्क किया उनसे। और मुझे लगता है कि कहीं मैं अपने बचपन से फिर से रूबरू हो रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा परिचय उनसे अपने खुद के बचपन से हो रहा है कि ये वही बच्चे हैं, नंगे पैर खेत में काम करना, फिर स्कूल आना, स्कूल से जाने के बाद फिर वो खेत में काम करना, पशु चराने या मजदूरी करनी। ये काम कहीं ना कहीं मुझे इनमें मेरा खुद का बचपन नज़र आ रहा है। और यदि हम हिम्मत नहीं आ रहे और काम लगातार, जो अपने टारगेट एक बार तय कर दिया, तो उसके बाद में यदि अपन जी जान से उसमें जुटे रहे तो बेशक अच्छा ही होगा। कोई बुरा इसमें मतलब अपने कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे सर, ये पक्का है। अच्छा, हमने आपके सोशल मीडिया के ज़रिए हमने जाना कि आप जब 3rd ग्रेड अध्यापक थे तब भी, और अब आप जब स्कूल में लेक्चरर हैं तब भी कई सारे प्रयोग आप बच्चों के लिए स्कूल में अपने लेवल पर करते हैं। और बहुत सारा समय अध्यापन में आप उसकी तैयारी के लिए भी आप काफ़ी समय निकालते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या समाज में शिक्षक को लेकर के जो धारणाएं हैं वो आपके काम से बदलेगी, या आप केवल अपनी संतुष्टि के लिए यह सब कुछ करते हैं? सर, मैं ना तो जो धारणाएं उनको बदलने के लिए चला, मुझे दिमाग में है ही नहीं कि अपन वो धारणाएं बदलेंगे, और ना ये है कि भी मुझे देख के कोई अपनी धारणाएं बदले। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं क्लास में जाके खड़ा हूँ, किसी विषय पे बात करनी है, कोई टॉपिक पर बात करनी है, या किसी भी राइटर के बारे में, कवि, लेखक, लेखिका के बारे में हमें बात करनी है, तो वहाँ अपनी आंखें झुके ना कम से कम, वो ये दिमाग में रहता है। तो उसकी पूर्व तैयारी करके जाते हैं। साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि जैसे अपने को आज प्रेमचंद जी पढ़ाना है, तो प्रेमचंद को पढ़ाने के लिए प्रेमचंद के जो उपन्यास या उनके कहानी संग्रह, मानसरोवर हैं, एक एक कहानियों के संग्रह भी पढ़े हैं, तो वो कहानियाँ मैं क्लास में लेके जाता हूँ। जयशंकर प्रसाद पढ़ाना है तो कामायनी साथ लेके जाते हैं, बिहारी पढ़ा रहे हैं तो बिहारी सत से मैं साथ लेके जाता हूँ। तो इससे फ़ायदा ये रहता है कि बच्चे ने एक तो अपन बताते हैं कि बेटा कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी, और एक वो अपने हाथ में लेके देखेंगे, हो सकता है उसके 5-10 पन्ने भी पलटें। भारत भारती देखेंगे तो गुप्त जी ने लिखी, ये एक तो अपन बताते हैं, और एक वो उसके पन्ने पलट के देखते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो मेमोरी है, उसकी जो याददाश्त है, उसमें स्थायी चीज़ हो जाएगी वो। तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। आज मेरी क्लास के जो बच्चे हैं 11th और 12th के, उनमें मुझे नज़र, जो अब की बार 12वीं में है वो पहले 11वीं में थे, तो इनमें और हमें रात और दिन का सब मुझे अंतर नज़र आता है। वो देखा देखी अब आजकल रचनाएं लिखने लग गई, वो गद्य में निबंध, जो समसामयिक निबंध है, वो समसामयिक निबंध लिखने लगे। उनको मोटिवेट करते हैं, क्लास में बोर्ड लगा के उसके ऊपर उनकी जो रचनाएं हैं उनको थंब पिन से चिपकाते हैं, तो बच्चे बड़े उत्साहित होते हैं।
और एक लगता है कि यार कुछ ना कुछ नया हो रहा है, और उन बच्चों को भी ये लगता है कि देखो अपन कर रहे हैं और अपनी क्लास में सर इसको और वो प्रमोट कर रहे हैं। इस चीज़ का बच्चों में भी देखने को मिलता है। अच्छा अभिनव, आप ये बताएं कि जो गुरु है, आपको अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान के औपचारिक और अनौपचारिक कोई गुरु याद आते हैं जिनकी छाया आपके व्यक्तित्व पर है, या गुरु नहीं कोई और लोग जिनकी संगत में आप रहे हो और उनका आपके ऊपर असर नज़र आता है? हाँ, मेरे अनिता दीदी, जहाँ से मैं बुआ जी के पास रह के तीसरी और चौथी क्लास मैंने वहीं पढ़ी, तो अनिता दीदी का रोल, संतोष दीदी हैं, उनका रोल मतलब वो मेरी लाइफ की जो नींव अनिता दीदी ने रखी। उसके बाद हमारे निरंजन भाई साहब हैं और राजकुमार भाई साहब, इसके साथ साथ मनोज जी मिश्रा जी जो सीकर में बच्चों के मार्गदर्शन के लिए जी जान से जुटे हैं, परिश्रम कोचिंग सेंटर के नाम से। तो उनका मुझे इतना शानदार मार्गदर्शन ही नहीं, सहयोग भी मिला। सिर्फ मार्गदर्शन और सहयोग दोनों चीज़ें उनकी मिली। सर ने मेरी ली हुई फीस और वापस लौटा दी थी कि अभिनव आप तैयारी करो। और मैं जब भी आज भी उनसे बात करता हूँ तो बड़े बहुत ही सरल तरीके से वो अपनी बात समझाते हैं। मतलब मैंने कभी इस आर्थिक जगत में और मिश्रा जी को नहीं देखा, तो उनका मुझे लगता है कि मिश्रा जी जब ऐसा कर सकते हैं तो अभिनव एक अदना सा आदमी, उसको किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार। तो हमें तो कम से कम इन बच्चों के साथ जुड़े रहना चाहिए। एक मैं 11th और 12th में पढ़ता था, उस समय हमारे एक सर थे बजरंग लाल जी मोटसरा, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे। मैं उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई। 99 में मैंने 12th की थी, मुलाकात बेशक नहीं हुई, लेकिन उनका चेहरा मोहरा, उनके बात करने का तरीका, और मैं हमेशा इन 6 साल में मैंने सोचा है कि बजरंग जी जैसे अपन टीचर बने। तो उनका है। और वर्तमान की यदि हम अपन देखें तो कुछ एक लोग हैं जिनसे, जैसे एक तो माणिक जी खुद ही हैं, तो माणिक जी से भी मैंने जाना है कुछ ना कुछ। अच्छा अभिनव भाई, ये बताएं कि किताबों से कैसे संगति हुई? आपने अपना खुद का एक लाइब्रेरी बनाना शुरू किया है। सिलेबस के अलावा एक अध्यापक को क्यों पढ़ना चाहिए? और यदि आप अपने आप को हिंदी साहित्य का विद्यार्थी मानते हैं तो जो साहित्य और साहित्य के इतर दूसरी किताबें हैं वो क्यों पढ़नी चाहिए एक आदमी को? अभी इस खाने पीने, कमाने और दौड़ा भागी की ज़िंदगी में किताबें कहाँ ज़रूरी है? किताबें सर, मैं अब इनकी शुरुआत कब हुई मुझे खुद को नहीं पता। ना तो मुझे ऐसा कोई आदमी ने याद आता है जिसने कहा हो कि आप साहित्य से अलावा बुक्स पढ़ें। शुरू में जैसे लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान से कई बार ये हुआ कि अमुक बुक उस व्यक्ति ने लिखी थी, अमुक उपन्यास उन्होंने लिखा, अमुक कविता संग्रह उनका है। उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें पढ़ने का एक लालसा जगी। शुरुआत मैंने सब, शायद मुझे जहाँ तक मैं कन्फर्म हूँ, साहित्यिक बुक्स में रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ चिंतामणि भाग फर्स्ट, ये मैंने ये किताब खरीदी थी सीकर से। उसके निबंध थे अपने कोर्स में 2nd ग्रेड में। और उसके बाद तो एक वो सिलसिला चल पड़ा। मुझे खुद को याद नहीं कि मैंने कितनी किताबें मंगवा ली। और आजकल तो एंड्रॉयड मोबाइल है, अमेजन है या एक वो फ्लिपकार्ट, तो इन दोनों ऐप्स ने बहुत सारी बुक्स सुझाई हैं। तो लगभग महीने की एक दो किताबें हो जाती हैं। और वो किताबें मेरे तक न सीमित होकर मेरी क्लास में मेरे स्कूल के बच्चों तक भी जाती हैं। कुछ लेखकों के नाम बताएं जो आपको पढ़ने के बाद आपको लगा कि ये लेखक हैं जो मुझे बहुत, मतलब जिन्होंने अच्छा लिखा है आपकी नज़र में, या कुछ किताबों के जिक्र करें जो आपने पढ़ी हो और आपको अच्छी लगी। सर, यदि विदेशी की बात करूँ तो विदेशी साहित्य में बहुत कम पढ़ पाया हूँ, लेकिन रूसी उपन्यासकार मैक्सिम गोर्की माँ का हृदय नाम का जो उपन्यास है वो मैंने सारा मोबाइल पे पढ़ा है। मेरे पास जितनी बाहर बुक्स हैं उतनी मेरे मोबाइल में भी PDF में पढ़ी है, तो वहाँ से मैंने पढ़ी। तो उनमें तो यदि विदेशी साहित्यकार की बात करूँ तो मैं एक ही आदमी के मैंने पढ़ा, बहुत शानदार उपन्यास था वो। और इंडियन में यदि अपन बात करें भारतवासियों में, तो हिंदी साहित्य का जैसे प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद का कामायनी है। हालांकि कहीं ना कहीं गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देते हैं। उनका धार्मिक पंथ थोड़ा सा मजबूत है, धार्मिक चीज़ें, और मेरा उनमें थोड़ा सा यकीन कम है। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। जैसे साकेत की बात करें या
भारत भारती तो अपने आप में वैसे यदि भारत की बड़ाई, भारत की प्रशंसा के नज़रिए से देखें तो उम्दा पुस्तक है। प्रेमचंद ने तो पूरा ग्रामीण, किसान, मजदूर, इनका पूरा साहित्य निचोड़ के रख दिया अपने आप में। हर एक गांव का अंतिम सिरे का जो व्यक्ति था उसके संघर्ष को उन्होंने लिखा है। और दिनकर की यदि बात करें तो आग और अनल का कवि उनको कहा जाता है, तो उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं, जैसे रश्मि रथी मैंने उनकी पढ़ी, बहुत शानदार पुस्तक है, जिसको समाज ने खारिज कर रखा था कर्ण को, उस कर्ण के मार्फत उन्होंने लिखा। कुरुक्षेत्र, किस महाभारत काल के प्रसंग को उन्होंने आज उठा के वर्तमान समय के नेताओं की, वर्तमान समाज की, यहाँ के उस समय वर्तमान के लोगों की और जो शांति और युद्ध का जो कारण है उस पे अपनी बात कही है। बहुत उम्दा पुस्तक है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं आपको याद आती है जिनके संपर्क से आपके अध्ययन अध्यापन में कुछ और ज़्यादा निखार आया हो, या आप उनके साथ आपने संगति की हो तो आपको अच्छा लगता है, वैचारिक आपका वैचारिकी उससे मजबूत होता है? कोई संस्था ऐसी है कोई? एक तो उसमें बुक्स वाले में राहुल संकीर्तन का नाम लेना भूल गए, एक तो वो। और यदि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की बात करें तो मेरा पहला जो साक्षात्कार है वो प्रतापगढ़ के अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से हुआ। इससे पहले ये मेरा दुर्भाग्य माने या क्या कहें, एक संयोग ऐसा रहा कि मेरे साथ कोई नहीं जुड़ पाया। यहाँ आने के बाद उनके कुछ एक मैंने संडे को उनके जो कार्यक्रम होते हैं वो अटेंड किए हैं, वहाँ अच्छा लगा। गिजू भाई का जो साहित्य है वो सबसे पहले मैंने वहीं देखा, अब तो पूरा संकलन जैसे मैंने ले लिया, लेकिन एकमात्र वही है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन प्रतापगढ़। अच्छा, भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब आप एक बेहतर अध्यापक के रूप में जाने जाएं, अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो आप बच्चों के साथ क्या क्या प्रयोग करना चाहते हैं? क्योंकि अभी आप लेक्चरर हैं, कई बार लगता है कि हमारी अपनी सीमाएं हैं, हम स्कूल के प्रिंसिपल नहीं हैं, या जिस संस्था में हम पढ़ाते हैं वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिसीजन खुद नहीं ले सकते। तो क्या सपना आप देखते हैं आने वाले समय में? मुझे सबसे ज़्यादा आनंद क्लास में पढ़ाने में ही आ रहा है, और इसी पढ़ाने के आनंद को का लुत्फ़ लेने के लिए जो सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर की पोस्ट के लिए परीक्षा थी, वो परीक्षा मैंने नहीं दी। हालांकि फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन सिर्फ इसी की तैयारी, सिर्फ इस नौकरी का आनंद लेने के लिए, पढ़ाने का आनंद लेने के लिए। आगे ना तो दूसरी नौकरी की ख्वाहिश है और इतनी ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने स्कूल में जो अपने पावर हैं वो थोड़े सीमित होते हैं, कम तो नहीं कह सकते लेकिन सीमित हैं। तो अपने पास जितने संसाधन हैं, ज़रूरी नहीं कि अपने संसाधनों से ही काम करें। अपना खुद का सही, खुद के पास किताबें हैं वो लेके जा सकते हैं। या जैसे मैंने किया था एक प्रयोग इस बार, मेरे स्कूल के जो 11वीं और 12वीं के लड़के थे उनका एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया। हालांकि हम सभी जानते हैं इस बात को कि बच्चे व्हाट्सएप चलाएंगे। अब व्हाट्सएप चला रहे हैं तो वो इधर उधर की जो न्यूज़ है उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। अपना काम बनता है कि यार व्हाट्सएप तो चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा मंच दे दिया जाए इसके मार्फत। तो बच्चों ने, मैंने ग्रुप बनाया, प्रिंसिपल साहब को उसमें रखा। अब बच्चे उसमें सवाल करते हैं, मुझसे करते हैं, आपस में चैट करते हैं। वो किसी के जैसे 11th के बच्चे हो जाते हैं तो वो पूछते हैं, वो दोहा, छंद, अलंकार, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इनके विषय में आपस में चर्चा करते हैं। मुझसे भी पूछ लेते हैं कई बार जो सवाल उनको लगते हैं, तो कि ये भाई हमारे बस का रोग नहीं रहा तो सर से बात करें, तो वो पूछ लेते हैं। तो इनका अपने ये कर सकते हैं। किताबें भाई हम जो लाइब्रेरी में अपनी वो काम में ले सकते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष की मदद से अपने खुद की पर्सनल जो हैं वहाँ वो काम में ले सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने का तो कोई भी जरिया हो सकता है। मैंने एक चीज़ और नोट की है, जैसे 11th और 12th में कई कहानियाँ हैं, कई लेखक हैं जिनके कहानी, कविताएँ वो 6ठी, 7वीं, 8वीं के कोर्स में शामिल हैं, और वो बच्चे उनसे रूबरू नहीं है। बच्चों को नहीं पता कि महादेव वर्मा का गोरा तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन नीलकंठ भी 8वीं क्लास में उनका चलता है, बच्चों को नहीं पता। वो हम वहाँ उनको पढ़ा सकते हैं। तो उनमें भी एक रुचि जागृत होगी कि हम हाँ इन्हीं का हम इससे हटकर कुछ पढ़ रहे हैं। अच्छा, विचार के लिहाज से थोड़ा बात करें कि आप, चूँकि हम जब भारत में रह रहे हैं तो भारत के जो कई सारे विचारधाराएँ हैं, कई सारे विचार हमारे देश में हैं,
जैसे आप अपने आप को किसके करीब समझते हैं? गांधी, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस तरह से आप किस व्यक्तित्व के, जैसे स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपको क्या ऐसा कुछ महसूस होता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई और विचारों के आसपास किन किन महान व्यक्तित्वों का असर है? किसी एक का या और कई सारे नाम भी हो सकते हैं। आप किसके ज़्यादा करीब महसूस करते हैं खुद को? मतलब इनके चरण रज होना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी फक्र की बात होती है। लेकिन विशेष रूप से भारत में रहते हुए 3 मुख्य व्यक्ति जो मेरे पसंदीदा व्यक्तित्व हैं वो, और उनके पीछे अब अपना अपना अलग अलग कारण है। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर कलाम, ये मेरे पसंदीदा व्यक्तित्व हैं। इनसे प्रभावित हुआ हूँ। लगभग बाबा साहेब की और डॉक्टर कलाम की जो उनका बचपन था वो लगभग एक जैसा गुजरा। परिस्थितियाँ अलग अलग थी, परिस्थितियाँ दोनों के लिए कठिन थी। बड़ा परिवार था और बावजूद इन्होंने अपने देश में, डॉक्टर कलाम की बात करें तो उन्होंने राष्ट्रपति का सबसे प्रथम पुरुष का पद सम्मान पाया। आज तक कोई विवाद उन पर नहीं हुआ। बाबा साहब की बात करें तो उन्होंने भी इस संघर्ष से निकल के और देश का संविधान सभा में उन्होंने एक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भी बने, और इन्होंने इतना साहित्य लिखा। तो और एक महात्मा गांधी, तो गांधी जी जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में, और चूंकि उस समय ना तो यातायात के साधन थे, संचार के साधन भी बहुत कम थे, अंग्रेज़ों का दबाव भी बहुत था, शिक्षा का स्तर, शिक्षा का जो प्रसार था बहुत कम था। लेकिन इस दरमियान भी गांधी जी ने पूरे देश को एक स्वदेशी आंदोलन की मार्फत कहें या अपनी एक अहिंसा वादी जो उनका रवैया था उनके मार्फत, और पूरे देश को उन्होंने एकजुट कर दिया था। ये उनकी बड़ी एक नेतृत्व क्षमता काबिल गौर, काबिल तारीफ थे। तो इन तीनों आदमियों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और कलाम साहब की तरह से मैं कलाम साहब और इन तीनों आदमियों के नज़दीक कहे जा सकते हैं। तीनों काम करना लगातार, बस अपना जो काम था वो काम करना, तो उसमें मेरा भी ये है कि अपना काम है तो वो काम करते रहें। अच्छा अभिनव, थोड़ी सी बात घर परिवार की करते हैं। हमने ये जाना है कि आप घर परिवार के सारे काम में भाभी का आप हाथ बटाते हैं, आप अपनी रुचि से बटाते हैं, और हो सकता है कि आप विचारों से भी ये मानते हो कि हमें बराबरी की सहायता करनी चाहिए, घर में सारे काम जितने हम कर सकते हैं हेल्प हमें करनी चाहिए। बच्चों के साथ भी आप काफ़ी समय देते हैं, आपकी गुड़िया और आपके बच्चे को, तो आप क्या महसूस करते हैं? मतलब एक घर में एक पुरुष जो है उसके क्या दायित्व हैं, और बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि इस भागादौड़ी के इस युग में हम परिवार को बहुत पीछे छोड़े जा रहे हैं। आप झुंझुनू जो आपका शेखावटी इलाका है, वहाँ की संस्कृति को आप यहाँ प्रतापगढ़ में कैसे जिंदा रख पाते हैं? चाहे आप आपकी अपनी जो वहाँ की प्रादेशिक बोली है उसके ज़रिए, या पहनावे के ज़रिए, या खान पान के ज़रिए, तो घर और आपकी जो संस्कृति है उसके बारे में आपके क्या विचार है, वो हम जानना चाहेंगे। सर, बचपने में पापा जी को तो गठियाबाई का रोग था ही, तो इस वजह से वो काम कम कर पाते थे। आज भी उनकी उंगलियां यूँ वाइब्रेट होती हैं हाथों की, तो ज़्यादा वो काम नहीं कर पाते। मम्मी की एक वो सिर का रोग था। जिस दिन भी उनका सर दर्द करने लगता तो दूसरे दिन सवेरा होने के बाद ही उनका वो सही हो पाते थे। उससे पहले वो ये कहते थे कि बेटा कोई आवाज़, पैरों की आवाज़ भी शायद उनको ये लगती थी कि कोई ड्रम बज रहा है, ढोल बज रहा है। तो उस दरमियान मैं, पापा जी और अभिषेक 3 जने थे। तो रोटियां बनानी है, खाना बनाना है, और गैस आदि था नहीं कुछ, तो खेत से ही जो छाने इकट्ठे करके लाना। खेत में होते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये होता है कि जो खेजड़ी का ईंधन है, लकड़ियाँ, वो कम पड़ जाते थे, तो हम दूसरे खेतों से चोरी चपाटी करके भी और वो लेके आते, कांकड़ से तोड़ के लेके आते थे। तो ये लकड़ियाँ चूल्हे के पास रखना, छाने रखना, आटा लगा के, मम्मी को कई बार आटा लगा के देना, सब्जी बनाना, ये पता नहीं कब आदत में शुमार हो गया। शादी हो गई 2006 में, उसके बाद बस वही रहा कि रसोई में काम मम्मी के साथ कर रहे थे, वाइफ के साथ भी करने लगे, पता ही नहीं चला। हाँ, एक अच्छी बात ये रही कि कई जगह देखा जाता है कि
माँ और पापा ये दोनों थोड़ा सा ऐतराज़ कर देते हैं यदि बहू का अपन काम में हाथ बटाते तो मम्मी पापा जी इसके सपोर्ट में रहे कि तेरे कपड़े तू नहीं धो सकता। और यहाँ लेक्चर की तैयारी के दौरान मिसेज ने कपड़े धोने शुरू किए थे। उससे पहले आज भी हम रसोई में दोनों साथ काम करते हैं। सब्जी मैं बना लेता हूँ, रोटियाँ वो बना लेती है। थोड़ा कल्चर के बारे में बताया आपने अपनी जो कल्चर है उसको कैसे बचा के रखा हुआ। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप जब घर पे बात करते हैं या अपने परिवार में बात करते हैं तो आप अपनी जो शेखावटी है उस लहजे में बात करते हैं। और ज़्यादा खुल के कुछ बता पाएँ आप? सर घर में ही नहीं, प्रतापगढ़ में बेटा बेटी, मम्मी, छोटा भाई अभिषेक, उसकी वाइफ है, मेरी वाइफ, हम सब आपस में बैठे होते तो राजस्थानी जो हमारी वहाँ की लोकल है उसी एकदम देसी अंदाज में बात करते हैं। भले ही बेटे हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो लेकिन वो घर में पूरी मारवाड़ी ठोकते हैं। इसके अलावा झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, गंगानगर के जो भी लेक्चरर या टीचर साथी या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट में यदि प्रतापगढ़ हैं पोस्टेड तो मैं उनके साथ राजस्थानी में बात करता हूँ। मेरे कई साथी ने वो लेक्चरर जो हैं उन्होंने हिंदी में बात करने का प्रयास किया तो मैंने उनको सीधे सीधे ये कहा कि यार जब अपन राजस्थानी बोल समझ सकते हैं तो क्यों ना उसी में सहजता से बात कर पाएंगे। और मैं कई बार तो फ़ोन पे भी हम बात करते हैं तो पूछ लेता हूँ कि भाई आप राजस्थानी समझ लेते हो? बोले हाँ सर, तो चलो राजस्थानी में अपन कंफर्ट महसूस करेंगे, उससे में करेंगे। तो हम राजस्थानी में बात करने में जो सहजता महसूस होती है वो शायद हिंदी में मैं इतनी महसूस नहीं कर पाता। हाँ, हालांकि हम नीचे आंटी जी से बात करते हैं पड़ोस में, यहाँ प्रतापगढ़ में भी इधर उधर जो भी बातें करनी होती हैं। क्लास में मैं वागड़ी के कुछ शब्द इस्तेमाल करता हूँ, कुछ मारवाड़ी के शब्द इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादातर हमारा हिंदी में होता है और जब वागड़ी के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ तो बच्चे बड़े हंसते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ अपनी क्लास है वो एकदम फ्रेंडली माहौल में चल रही है। तो अभी ये है कि अपने ऊपर कोई बोझ नहीं है। जो भाषा बोले के जो शब्द हैं वहाँ के वो यहाँ आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, सबसे आखिरी प्रश्न, ये जो ज़माना है ये समय के साथ साथ हम ये देखते हैं कि अध्यापक जो होता है वो अपडेट नहीं होता है और हमने ये देखा है कि आप इंटरनेट का भी पूरा इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है एक अध्यापक को लगातार जो समय के साथ जो भी अपडेशन आ रहा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आखिरी प्रश्न। हाँ सर, जब यदि अपन खुद अपडेट नहीं है तो फिर बच्चों को पूरी भी जानकारी नहीं दे पाते और अपने जितने क्लास में अपना जितना एक अभी स्थितियाँ यही हैं कि स्टाफ हर स्कूल में कम है। तो साला दर्पण हो या बोर्ड हो या अन्य कोई कार्य हो जो ऑफिशियल दस्तावेजीकरण के हैं, यदि अपन अपडेट नहीं रहेंगे तो शायद कहीं ना कहीं अपन मार खा सकते हैं। तो इसलिए इंटरनेट से, अखबारों के माध्यम से और बाकी एक ही होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उनसे भी अपने को खूब फ़ायदा मिलता है। इधर उधर फ़ोन करके जानकारी ले लेते हैं, लेकिन ये होना ज़रूरी है। जो भी कोई आदेश आते हैं उनको कम से कम हम पढ़ें। एक पेज का आदेश है उसको कम से कम पढ़ें। अपन ज़रूरी नहीं होता, कई बार मेरे पास खुद के पास कॉल आते हैं कि यार ये क्या करना है, ये इसका जवाब क्या होगा। तो बहुत सारे प्रश्न दिन भर में 20-30 कॉल हो जाते हैं। तो अच्छा, सबसे आखिर में ये बताएं, बहुत पूरी बातचीत बहुत सीरियस मोड में हुई है। क्या आपको फिल्मी गानों का, फिल्में देखने का, पान खाने का या मेले में जाने का, इस तरह के भी कुछ शौक हैं? पान खाने का नहीं है, मेले में जाने का भी नहीं है और फिल्में देखने का से फिल्में जैसे कुछ है कि कहीं वो जो टच कर जाती हैं दिल को। जैसे बात करूँ मैं, चक दे इंडिया फिल्म है या एक 2 लड़कियों की है जो कुश्ती की लड़ती हैं, उसमें आमिर खान उसके पापा का रोल करते हैं। लड़कियों की मुझे याद नहीं। और इसके अलावा जैसे कुछ एक नई फिल्म जो बनी है ना, तो मुझे वो स्टोरी ज़्यादा दिन तक याद रह पाती और ना ही मैं फिल्म देखने के लिए नहीं देखता। सामने चल रहा है तो देख रहे हैं, बच्चों ने यदि चैनल चेंज कर दिया तो मुझे याद नहीं रहता कि चैनल चेंज हो गया है, ऐड आ रहे हैं तो भी याद नहीं रहता। तो कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। सबसे आखिरी प्रश्न, उसका एक छोटा जवाब दीजिएगा। YouTube से बहुत सारी चीज़ें आर्काइव उस पर मौजूद है, क्या आप उसका इस्तेमाल करते हैं? 21 मार्च 2019 तक नहीं करता था। 21 मार्च को मानिक जी से बात हुई, महेंद्र नंद किशोर जी से बात हुई, तो उनकी मार्फत पता लगा कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और पहला प्रोग्राम मैंने इसमें देखा है राज्यसभा पे संविधान के जो एपिसोड हैं वो। उससे पहले मैंने कभी यूट्यूब पे कुछ सर्च नहीं किया था आज तक ही, और आपके बताने के बाद मैंने वहाँ सर्च किया। हालांकि आपके द्वारा जो लिंक भेजे जाते थे वो डायरेक्ट देख लिया करता था, लेकिन वैसे यूट्यूब के मैंने कुछ सर्च किया नहीं इससे पहले। हालांकि बहुत अच्छा मंच है
करना, देखना चाहिए इसको। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, बहुत सारी बातें हमें आज पहली बार पता लगी। हालांकि आप हमारे मित्र हैं, कई सारी चीज़ें हमें मालूम थी, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब आपने बहुत अच्छे से दिए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में और भी आपसे बातचीत करें। आज के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सर।